दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने दो ऐसे कौन से काम किए थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तानियों के दिलों में और पाकिस्तानी तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कब और कहाँ पैदा हुए और उन्होंने एजुकेशन कहाँ पर हासिल की और उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत में रहकर कौन कौन सी वजारतों में काम किया। जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को सूबा सिंध के शहर लाड़काना के इलाका गढ़ी खुदा बख्श के एक जागीरदाराना फैमिली के घर पैदा हुए हैं। आपके वालिद का तल्लक तो जागीरदारी से था, लेकिन आपकी वालदा का तल्लक एक गरीब घराने से था। आपके वालिद का नाम सर शाह नवाज़ भुट्टो था। सर का खिताब उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। आपके वालिद आपको सफारतकार बनाना चाहते थे। दोस्तों, आप बात करते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की एजुकेशन की। तो आपने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन कर रखी है और 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से असूल कानून में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की थी। उसी साल यानी कि 1952 में ही आपने मिडल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। आप पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन में बैनुल अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया था। बाद में जब आप पाकिस्तान आए तो कुछ अर्सा के लिए मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची से वाबस्ता हो गए। हम सबको मालूम है कि मुस्लिम लॉ कॉलेज, जिसे SM लॉ कॉलेज भी कहते हैं, ये पाकिस्तान चौक कराची में वाक़या है। आपने SM लॉ कॉलेज में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमत अंजाम दी। उस वक़्त आप ईस्ट गार्डन की एक अपनी कोठी में रहते थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत की भी प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान के पहले सदर साहबजादा सिकंदर अली मिर्ज़ा से आपके वालिद के फैमिली तल्लुकात थे। सिकंदर मिर्ज़ा साहब अक्सर लाड़काना में शिकार वगैरह खेलने के लिए आते थे। अयूब खान ने जब हुकूमत का तख्ता उल्ट कर हुकूमत संभाली तो उनकी हुकूमत में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1958 से 1960 तक वज़ीर तजारत बनाया गया। अब हम तफसील से बात करते हैं कि हुकूमत में आने के बाद आपने कौन कौन सी वजारतों में काम किया। 1960 से 1962 तक आप वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर अक़लीती अमूर भी रहे। 1962 से 1965 तक आप वज़ीर सनती व कुदरती वसाइल रहे। 1963 से 1966 तक बतौर वज़ीर ख़ारजा भी आपने खिदमत अंजाम दी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हुकूमत में रह के ये महसूस कर लिया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पहले से मौजूद सियासी पार्टियां हैं उनमें वो किसी जगह भी फ़िट नहीं हो सकते और कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं कर सकते। तो आपने दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी। आपकी दूसरी खूबियों के अलावा ये भी एक खूबी थी कि आप हर टेबल टॉक को जीत जाते थे। सदर अयूब खान ने जब अपनी हुकूमत से इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद यहिया खान ने हुकूमत को संभाला। यहिया खान और भुट्टो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात हुए जिसमें पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में नुमाया कामयाबी हासिल की और अवामी पार्टी ने मशरक़ी पाकिस्तान में नुमाया हसीयत हासिल की। लेकिन भुट्टो नहीं चाह रहे थे कि मुजीबुर रहमान की हुकूमत बने। जब मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी इतनी सीटें ले चुकी थी कि वो हुकूमत बना सके तो उनकी हुकूमत को नहीं बनने दिया और एक साल गुजर गया और दिसंबर 1971 में यहिया खान ने मुल्क के हालात जब ख़राब हुए तो हुकूमत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दी और इस तरह वो 13 अक्टूबर 1973 तक मुल्क के सदर भी रहे। आपने मुल्क के लिए नया आइन बनाया और 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान के नए आइन के तहत उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। 1970 में आम इंतखाबात हुए तो आपकी हुकूमत पर इलेक्शन के दौरान धांधली करने पर मुल्की हालात ख़राब हो गए और आपकी दावत पर 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने हुकूमत संभाली और फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। सितंबर 1977 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी, जो कि पॉलिटिशियन अहमद रज़ा ख़ान कसूरी के वालिद हैं, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया।
قصہ کچھ اس طرح ہے۔ 11 نومبر 1974 کو نواب محمد احمد خان قصوری اپنے بیٹے احمد رضا خان قصوری کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے تو ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے دوران نواب محمد احمد خان قصوری جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کا بیٹا احمد رضا خان قصوری بچ گیا تھا۔ نواب صاحب کے بیٹے احمد رضا خان قصوری اس وقت گاڑی کو چلا رہے تھے۔ ان پر شادمان لاہور میں فائرنگ ہوئی تھی۔ احمد رضا خان قصوری جب گاڑی کو چلا رہے تھے تو گاڑی کے اندر آگ بھی لگ گئی، لیکن آپ پھر بھی یونائٹڈ کرسچین ہسپتال گلبرگ تک اپنے والد کو لے کر گئے اور ہر کوشش کی کہ ان کے والد کی جان بچ جائے، لیکن وہ بہت زیادہ زخمی تھے اور اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ پر یہ الزام کیوں لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواب محمد احمد قصوری پر جب فائرنگ ہوئی تو فائرنگ کرنے والوں کا ٹارگٹ نواب محمد احمد قصوری نہیں تھے، بلکہ ان کے بیٹے احمد رضا قصوری تھے۔ احمد رضا قصوری پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑے تھے اور الیکشن جیت گئے، لیکن بعد میں وہ بھٹو کی پالیسیوں کے خلاف تھے اور انہوں نے اپوزیشن پارٹی کو جوائن کر لیا، جس کی رہنمائی اصغر خان کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1973 میں بھٹو نے جو پاکستان کے لیے آئین بنایا تھا اس پر بھی سائن نہیں کیے تھے۔ وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ان پر یہ قاتلانہ حملہ کروایا۔ اپنے والد کی ڈیتھ کے تقریباً ایک ہفتہ کے بعد 20 نومبر 1974 کو احمد رضا قصوری نیشنل اسمبلی میں آئے اور وہ ایک باٹل لے کے آئے اور کہا کہ اس باٹل میں میرے والد کا خون ہے، اور گورنمنٹ نے قاتلانہ حملہ ایک پارلیمنٹ ممبر کے اوپر کیا ہے اور انہوں نے کہا مجھے انصاف چاہیے۔ تو دوستو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو موت کا حکم سنایا اور بعد میں 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو صرف ایک چیف جسٹس دراب پٹیل نے ماننے سے انکار کر دیا اور پھر 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی میں، جہاں آج کل ایوبیہ پارک ہے، پھانسی دے دی گئی۔ تاریخ کو لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ چند انتقام پسند جھوٹے ملاؤں اور جرنیلوں کی سازش تھی اور اس میں عدلیہ بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ لیکن پھر بھی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ میں مقبول لیڈرشپ کی علامت کے طور پر ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہیں گے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی ہی ایسی ملک کی پارٹی تھی جس نے سب سے پہلے جگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی۔ ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ بطور پارٹی کے سربراہ تقریباً ہر 10 دن کے اندر ایک دفعہ عوام سے رجوع کرتے تھے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے عوام کے دلوں میں کیوں زندہ رہتے ہیں اور کیوں زندہ رہیں گے۔ تو 1958 میں بطور جب وہ وزیر تجارت بنے تو انہوں نے روس کو پاکستان میں سٹیل مل لگانے کے لیے آمادہ کیا، جس سے پاکستان میں صنعتی ترقی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس کے بعد 1972 میں انہوں نے ترکی، مراکش، تیونس، الجزائر، لیبیا، مصر اور شام کا دورہ کیا۔ آپ جب ترکی میں گئے تو آپ نے کمال ترک کے مزار پر رکھی ہوئی کتاب میں لکھا تھا کہ میں آپ کی طرح اپنی قوم کو سنبھالا دوں گا اور ان کو ترقی کی راہ پر لے کے آؤں گا۔ بتائے ہوئے تمام ممالک میں دورہ کرنے کے بعد جب آپ دمشق میں پہنچے تو حافظ الاسد کے ساتھ ایک مشترکہ کانفرنس کی اور کہا کہ پاکستان کی مہارت اور عرب سرمایہ کے اشتراک سے ہم عالم اسلام کی ترقی اور قوت کے لیے نئے دروازے کھول دیں گے، اور آپ کا واضح اشارہ جوہری توانائی کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ آپ ایک اسلامک بینک بھی بنانا چاہ رہے تھے، جس طرح یورپ کی کرنسی ایک ہے، مسلمان ممالک کی کرنسی ایک ہوگی اور اس بینک کے ذریعے ہی تمام مسلمان ممالک تجارت کریں گے۔ اس سے تمام مسلمان ممالک کو فائدہ ہونے والا تھا۔ پاکستان کو ایٹامک پاور بنانے کے لیے تمام ابتدائی اقدامات ذوالفقار علی بھٹو نے کیے۔ آپ ہی تھے جو ڈاکٹر قدیر خان کو ہالینڈ سے یہاں لے کر آئے۔
और डॉक्टर कदीर खान की जो भी एटॉमिक पावर अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरियात थी, वो सब पूरी की। अमेरिका को जब आपके इरादों का पता चला तो अमेरिका की गवर्नमेंट आपके इस इक़दाम की सख्त मुखालफत में थी। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से हर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखता है और अल्लाह के ख़ास करम से पाकिस्तान इस्लामी मुमालिक में ताकत के लिहाज से सबसे ऊपर और एटमी हथियार रखने वाला मुल्क है। ये मिस्बत इक़दाम थे जिनकी वजह से उन्हें हमेशा पाकिस्तान की अवाम अपने दिलों में ज़िंदा रखेंगी और जब तक पाकिस्तान रहेगा भुट्टो का भी नाम रहेगा। दोस्तों, अब वो इक़दाम की बात करते हैं जिसकी वजह से भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में ज़िंदा रहेंगे। मैं बता चुका हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तल्लक जागीरदार फैमिली से था और शायद उन्हें इंतकाम पसंदी सिंधी वडेरा शाही की वजह से विरासत में मिली थी। उनके साथ रहने वाले तमाम सहाफ़ियों और साथियों को इस बात का इल्म था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी कोई मुखालफत और नुक्ताचीनी को बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं और वो अपने मुखालफिन को कभी माफ़ नहीं करते। 7 दिसंबर 1971 को मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हुए। ये पाकिस्तान के अंदर पहले आम इंतखाबात थे। 7 दिसंबर 1971 में होने वाले आम इंतखाबात में मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी ने 160 सीटें नेशनल असम्बली में हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 88 सीटें नेशनल असम्बली में हासिल की और किसी भी सियासी पार्टी को पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त गवर्नमेंट बनाने के लिए सिर्फ 151 सीटें चाहिए थीं। इलेक्शन के रिज़ल्ट के मुताबिक अवामी लीग ने 160 सीटें जब हासिल कर लीं तो उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए दावत देनी चाहिए थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं चाहते थे कि मुजीबुर रहमान गवर्नमेंट में आएँ और पाकिस्तान की बागडोर संभालें। अगर 1971 में मुजीबुर रहमान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासी मुफाहमत कर लेते और इक़्तिदार में शराकत पर तैयार हो जाते तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ मुख्तलिफ होता। और सोच लें इंडिया की मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान में क्या हैसियत होती, क्योंकि कोई भी मुल्क 2 सरहदों से एक साथ जंग नहीं लड़ सकता। दोस्तों, जब मैं मुल्क से बाहर काम के सिलसिला में मुकीम था, एक बंगाली दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि अगर मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई थी और उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता तो वो बतौर वज़ीर आज़म मुजीबुर रहमान कहाँ जाकर बैठता। तो मैंने जवाब दिया कि वो इस्लामाबाद में ही बैठता। तो फिर उस बंगाली भाई ने कहा कि वो 5 साल के लिए ही हुकूमत में बैठता, अच्छी हुकूमत करता, आवाम उसको पसंद करती तो दोबारा इलेक्शन होते तो दोबारा सेलेक्ट होके आ जाता। अगर वो अच्छी हुकूमत नहीं करता तो आवाम दूसरी दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिलेक्ट कर लेती। मैं उसकी बात का मफहूम समझ गया था कि उसका भी ये कहना था मुल्क तो ना टूटता। मेरे उस बंगाली दोस्त के मुताबिक आज बांग्लादेश में 80% बिजनेस पर और 35% गवर्नमेंट जॉब पर हिंदू कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और हमारे गरीब बंगाली भाई दियारे गैर में धक्के खा रहे हैं। और जो पाकिस्तानी अरब ममालिक में काम वगैरह करते हैं वो जानते हैं कि हमारे बंगाली भाई किस तरह के काम दियारे गैर में करते हैं और 10-10 साल तक वो अपने मुल्क में छुट्टी नहीं जाते क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर वीज़ा ख़रीदा हुआ होता है। ये तो भुट्टो साहब की अपनी गलती थी। इसके अलावा आप अमीर घर में पैदा होकर भी गरीबों को हक दिलवाने की बात करते थे। आपने गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात करके सरमायादारों को अपने खिलाफ कर लिया था। आपने फ़ौज को बैरकों तक महदूद करने का नारा लगाया। आपको ज़ियाउल हक ने जेल से ज़मानत पर रहा भी कर दिया था, लेकिन जो ही आप जेल से वापस आए तो आपने जलसे करने शुरू कर दिए और आपने कहा कि मैं अदलिया के जजों को भी देख लूँगा और फौजी जर्नैलों को उनके शूज़ के तस्मों से बांध कर खींचूँगा क्योंकि मेरे पास अवाम की ताकत है। शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरीक़े उस्मानिया के आखिरी बादशाह की तारीख नहीं पढ़ी थी, क्योंकि तरीक़े उस्मानिया के आखिरी बादशाह भी यही समझते थे कि अवाम की ताकत उनके साथ है, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन फ्रांस, दमिश्क वगैरह में गुजारे। और अतातुर्क आने के बाद कभी भी अवाम ने ये नहीं कहा था कि सल्तनत उस्मानिया के उस आखिरी बादशाह को वापस तुर्की में लाया जाए। आखिर में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन।
دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے، اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔